Hello everyone, good evening. Welcome to Guidely. How are you all doing? I hope all of you are doing very good. आपकी preparation CIB की अच्छी चल रही है. So I am your mentor for BFM Bank Financial Management. ठीक है, हम आपके लिए जो फाउंडेशन सीरीज लेके आए हैं CAIIB की, उसमें हम आपके सारे चैप्टर्स के इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स कवर कर रहे हैं. ठीक है, सो BFM के हम मॉड्यूल ए के चैप्टर नंबर 3 पे हैं, जो कि इसका पार्ट नंबर 2 हम आज करने वाले हैं. ठीक है, सो इफ यू आर न्यू टू द चैनल, यू मस्ट फर्स्ट ऑफ ऑल सब्सक्राइब टू आवर चैनल ताकि आपके कोई भी अपडेट्स मिस ना हो. सेकेंडली, अगर आपने प्रीवियस वीडियोस मिस कर दिए हैं तो आप हमारे प्लेलिस्ट सेक्शन में जाकर वीडियोस को देख सकते हो. ठीक है, तो आज हम पढ़ने वाले हैं कुछ पेमेंट सेटलमेंट मैकेनिज्म्स के बारे में. लास्ट क्लास में हमने क्या पढ़ा था? लास्ट क्लास में हमने पढ़ा था व्हाट डू वी मीन बाय कॉरेस्पॉन्डेंट बैंकिंग. कॉरेस्पॉन्डेंट बैंकिंग क्या होता है, उसका मतलब क्या होता है, और किस तरीके के सर्विसेज जो है हमारा कॉरेस्पॉन्डेंट बैंक हमारे रिस्पॉन्डेंट बैंक्स को प्रोवाइड करता है. फिर हमने कुछ समझा था कि व्हाट कुड बी डिफरेंट काइंड्स ऑफ अकाउंट रिलेशनशिप टाइप्स बिटवीन अ रिस्पॉन्डेंट एंड कॉरेस्पॉन्डेंट बैंक. तो उसमें हमने देखा था नॉस्ट्रो, वॉस्ट्रो एंड लोरो अकाउंट्स. आज हम देखने वाले हैं कि इंटरनेशनल बैंकिंग में किस तरह के जो हमारे पेमेंट सेटलमेंट सिस्टम्स एग्जिस्ट करते हैं. दिस इज गोइंग टू बी आवर टॉपिक फॉर टुडे एंड चैप्टर नंबर 3 ही चल रहा है हमारा कॉरेस्पॉन्डेंट बैंकिंग एंड एनआरआई अकाउंट्स. इलेक्ट्रॉनिक मोड्स ऑफ ट्रांसमिशन. तो आज हम क्या ये अभी डिस्कस करने वाले हैं इसमें कि हमारे इलेक्ट्रॉनिक मोड्स ऑफ ट्रांसमिशन क्या है स्विफ्ट पेमेंट सेटलमेंट सिस्टम के. नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस पेमेंट सेटलमेंट सिस्टम के क्या जो है हमारे सिस्टम्स हैं ट्रांसमिशन के. जस्ट 1 सेकेंड गाइस. तो हम यहाँ पे सबसे पहले बात करेंगे स्विफ्ट की, उसके बाद हम पेमेंट सेटलमेंट सिस्टम देखेंगे. स्विफ्ट बेसिकली हमारा पेमेंट सेटलमेंट सिस्टम नहीं है, इट इज अ मैसेज बेस्ड सिस्टम जिसमें ट्रांजैक्शंस को आप वेरीफाई करते हो. उसके बाद हम देखेंगे पेमेंट सेटलमेंट सिस्टम्स क्या है फॉर डिफरेंट कंट्रीज. जैसे हमारा इंडिया में नेफ्ट और आरटीजीएस चलता है जिसके थ्रू आप पेमेंट्स का सेटलमेंट करते हो बिटवीन डिफरेंट बैंक्स. इसी तरीके से डिफरेंट इकोनॉमीज के डिफरेंट टाइप्स के जो है सिस्टम्स बने हुए हैं पेमेंट सेटलमेंट के लिए. हमें हर इकोनॉमी के, हर डिपार्टमेंट, हर रीजन के जो है हमें आज पेमेंट सेटलमेंट सिस्टम्स देखने हैं. एंड उसके बाद लास्ट में हम कुछ क्वेश्चंस भी करने वाले हैं. स्विफ्ट स्टैंड्स फॉर सोसाइटी फॉर वर्ल्ड वाइड इंटरबैंक फाइनेंशियल टेलीकम्युनिकेशंस. स्विफ्ट की फुल फॉर्म क्या है ये भी आपको याद रखनी है. सोसाइटी फॉर वर्ल्ड वाइड इंटरबैंक फाइनेंशियल टेलीकम्युनिकेशंस. इसको अगर आप थोड़ा सा इसके फुल फॉर्म से ही समझना शुरू करोगे, इसके फीचर्स को. सोसाइटी लिखा है सबसे पहले, इसके नाम में सोसाइटी है तो एक कोऑपरेटिव सोसाइटी की तरह काम करता है. वर्ल्ड वाइड मतलब इंटरनेशनल का लेवल पे काम करता है. इंटर बैंक जो वर्ल्ड में डिफरेंट डिफरेंट बैंक्स है, चाहे किसी भी इकोनॉमी हो, उनके बीच में एक टेलीकम्युनिकेशन, फाइनेंशियल टेलीकम्युनिकेशन का काम करता है. तो बेसिकली ये एक मैसेजिंग सिस्टम है. मैसेजिंग सिस्टम का क्या मतलब है? मान लीजिए ए बैंक बी बैंक को कोई पैसा भेज रहा है और जो दोनों है डिफरेंट ज्योग्राफीज में है, ए बैंक और बी बैंक. ठीक है, अब ए बैंक के सेंडर ने, मान लीजिए ए बैंक का जो क्लाइंट है वो बी बैंक के किसी क्लाइंट को पैसा भेजना चाहता है. तो ए बैंक वेरीफाई करना चाहता है कि जो उन्होंने अकाउंट की डिटेल्स दी हैं वो सही है कि नहीं, जिस बैंक के पास पैसा जा रहा है उसकी डिटेल सही है कि नहीं. तो जिसके पास पैसा जाता है उनका एक सारे बैंक एक स्विफ्ट के सिस्टम से जुड़े होते हैं, जहां पे वो पहले इंफॉर्मेशन शेयर करते हैं कि ये मेरा सेंडर है, आपके रिसीवर के अकाउंट में पैसा ये डालने का सोच रहा है, क्या यही आपके रिसीवर के डिटेल्स हैं, क्या ये करेक्ट है. तो ये एक फाइनेंशियल मैसेजिंग सिस्टम है जो दोनों बैंक्स इस्तेमाल करते हैं फॉर इंटर बैंक पेमेंट्स. ठीक है, स्विफ्ट इज अ ग्लोबल मेंबर ओन्ड कोऑपरेटिव सोसाइटी एंड द वर्ल्ड्स लीडिंग प्रोवाइडर ऑफ सिक्योर फाइनेंशियल मैसेजिंग सर्विसेज. ये लीडिंग प्रोवाइडर है जिसमें आप सिक्योर फाइनेंशियल मैसेजिंग सर्विसेज का इस्तेमाल करते हो. It facilitates secure, standardized communication between its members for transactions like international money transfers and securities trades. तो ये बेसिकली एक स्टैंडर्डाइज्ड कम्युनिकेशन प्लेटफॉर्म देता है अपने मेंबर्स को फॉर डिफरेंट टाइप्स ऑफ ट्रांजैक्शंस, जैसे कि इंटरनेशनल मनी किसी को ट्रांसफर करना है या सिक्योरिटीज में ट्रेड्स करना है और कोई आपको फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन उनको प्रोवाइड करनी है,
तो उसके लिए स्विफ्ट नेटवर्क का इस्तेमाल किया जाता है। अब स्विफ्ट का नेटवर्क ऑपरेट कैसे करता है ये हम देखते हैं। स्विफ्ट का काम जो है फंड्स को होल्ड करना या ट्रांसफर करना नहीं है, ये सिर्फ एक मैसेजिंग सर्विस है जो कि ऑथेंटिकेटेड पेमेंट ऑर्डर और ट्रांजैक्शन डिटेल्स को इंस्टीट्यूशंस के बीच में शेयर करती है। तो बेसिकली ये क्या करती है, इंफॉर्मेशन देती है बिटवीन डिफरेंट बैंक्स जब भी कोई ट्रांजैक्शन हो रही है। इसके स्टेप्स क्या हैं? सबसे पहले फर्स्ट स्टेप है इनिशिएशन। अ कस्टमर रिक्वेस्ट एन इंटरनेशनल ट्रांसफर एट देयर लोकल बैंक। मैं मिस्टर ए हूं, मैं एसबीआई के पास जाती हूँ, अपने लोकल बैंक के पास बोलती हूँ मुझे मिस्टर बी को जो है यूरोप में पेमेंट भेजनी है। ठीक है, मैंने जो है रिक्वेस्ट इनिशिएट कर दी। जो सेंडिंग बैंक है मेरा एसबीआई बैंक, वो एक स्विफ्ट मैसेज तैयार करता है, सिक्योर मैसेज जिसमें पेमेंट की इंस्ट्रक्शंस है। ठीक है, इतने अमाउंट, इतने डॉलर मेरा जो है क्लाइंट भेजना चाहता है, आपका रेसिपिएंट है उसकी डिटेल्स ये है, और जो स्विफ्ट नेटवर्क है उसके थ्रू उस मैसेज में सारी डिटेल्स देता है, रेसिपिएंट के बैंक की, हर बैंक का एक यूनिक स्विफ्ट कोड होता है, सारी डिटेल्स जो है भेज देता है। फिर जो आपका यूरोप में बैंक है, कॉरेस्पॉन्डेंट बैंक, इफ द सेंडिंग एंड रिसीविंग बैंक्स do not have a direct commercial relationship, the message is routed through the intermediary banks that do. अब मान लीजिए आपका ए बैंक इंडिया में है, बी बैंक यूरोप में है जिसको आपको पैसा भेजना है। ए और बी बैंक के बीच में आपस में कोई भी रिलेशनशिप एग्जिस्ट नहीं करता, तो ए बैंक अपने कॉरेस्पॉन्डेंट बैंक को जो कि बी की कंट्री में लोकेटेड है उसको भी बोल सकता है कि आप मेरा स्विफ्ट का मैसेज बी को पहुंचा दो। ठीक है, तो उसके लिए कॉरेस्पॉन्डेंट बैंक आपसे कुछ ना कुछ फीस चार्ज कर सकता है। जब रिसीविंग बैंक को स्विफ्ट मैसेज मिल जाता है और वो कंफर्म हो जाता है तो वो बेनिफिशियरी के अकाउंट में, बी के अकाउंट में पैसा डाल देंगे। अक्सर इस ट्रांजैक्शन को थोड़ा टाइम ज्यादा लगता है, 1 से 5 दिन लगते हैं। हमारा जो स्विफ्ट ग्लोबल पेमेंट्स इनोवेशन है वो कोशिश कर रहा है कि इन पेमेंट्स को फास्टर कर दिया जाए। ठीक है, सो दिस इज अबाउट स्विफ्ट। स्विफ्ट का मैकेनिज्म कैसे काम करता है, जैसे यहां पर अगर आप देखोगे तो स्विफ्ट कैसे काम कर रहा है। बैंक ए जो है, ये बैंक बी है, ये रिसीवर के पास कोई इंफॉर्मेशन भेजना चाहते हैं तो स्विफ्ट नेटवर्क के थ्रू जो है इंफॉर्मेशन भेज सकते हैं। वी यूज द सेम एग्जांपल इन द कॉरेस्पॉन्डेंट बैंकिंग फीचर ऑल्सो। तो यहाँ पर भी हम कह रहे हैं कि जहां पे कॉरेस्पॉन्डेंट बैंक आपकी सर्विस प्रोवाइड कर रहा है तो वही आपका स्विफ्ट का मैसेज जो है ट्रांसफर कर सकता है क्लाइंट ऑफ बैंक बी को। ठीक है, की फीचर्स क्या है स्विफ्ट के नेटवर्क के। हर जो मेंबर इंस्टीट्यूशन है उसको एक यूनिक बैंक आइडेंटिफायर कोड दिया जाता है, आपको ये याद रखना है, ये आपसे पूछा जा सकता है। यूनिक बैंक आइडेंटिफायर कोड जिसको हम BIC कहते हैं, बैंक आइडेंटिफायर कोड। जैसे आपकी हर ब्रांच का एक यूनिक IFSC कोड होता है, ऐसे ही आपकी हर बैंक का, और कुछ बड़े बैंक्स हैं तो वो बड़ी ब्रांचेस को भी अलग अलग स्विफ्ट कोड दे सकते हैं, एक यूनिक बैंक आइडेंटिफायर कोड दिया जाता है जिसको हम रिलेशनशिप मैनेजमेंट एप्लीकेशन भी बोलते हैं। स्विफ्ट कोड जिसको हम क्या बोलते हैं, यूनिक बैंक आइडेंटिफायर कोड, साथ के साथ उसका दूसरा नाम क्या है, रिलेशनशिप मैनेजमेंट एप्लीकेशन। ये 8 या 11 डिजिट का अल्फा न्यूमेरिक कोड होता है जिससे आप बैंक को आइडेंटिफाई करते हो, कंट्री को आइडेंटिफाई करते हो और लोकेशन को आइडेंटिफाई करते हो। The network uses internationally standardized message formats, ensuring clear and efficient communication between institutions and reducing the risk of manual errors. तो जो हमारा नेटवर्क है ये इंश्योर करता है कि जो फॉर्मेट्स है मैसेज भेजने के वो इंटरनेशनली स्टैंडर्डाइज्ड फॉर्मेट्स हैं जिससे क्लियर और एफिशिएंट कम्युनिकेशन हो पाए बिटवीन इंस्टीट्यूशंस, और जो मैनुअल एरर्स हैं उनका रिस्क भी जो है कम हो जाए। जो स्विफ्ट के मैसेजेस हैं वो हेविली इंक्रिप्टेड होते हैं कि रास्ते में उन मैसेजेस को कोई डिकोड ना कर ले। ये एक सिक्योर प्राइवेट नेटवर्क पे भेजे जाते हैं जहां कॉन्फिडेंशियलिटी और इंटेग्रिटी आपकी इंफॉर्मेशन की 100% मेंटेन की जाती है। तो कोड कौन सा हम इस्तेमाल करते हैं स्विफ्ट में, जो हर बैंक को मिलता है, उसको हम बोलते हैं यूनिक बैंक आइडेंटिफायर कोड, जिसको हम रिलेशनशिप मैनेजमेंट एप्लीकेशन भी कह देते हैं। ये 8 या 11 कैरेक्टर का अल्फा न्यूमेरिक कोड होता है जिससे आप बैंक को आइडेंटिफाई करते हो, कंट्री को आइडेंटिफाई करते हो और लोकेशन को भी आइडेंटिफाई करते हो। ठीक है, स्टैंडर्डाइज फॉर्मेट होता है आपके मैसेजेस को भेजने का, और जो आपका मैसेज है वो हेविली इंक्रिप्टेड होता है, सिक्योर प्राइवेट नेटवर्क पे ट्रांसमिट किया जाता है। न्यूट्रल कोऑपरेटिव हेडक्वार्टर्ड है बेल्जियम में आपका स्विफ्ट। ये कोऑपरेटिव सोसाइटी है जिसमें सारे मेंबर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस जो है इसको ओन करते हैं। ठीक है,
इसको जो है सारे सेंट्रल बैंक्स ओवरसी करते हैं। ये बेसिकली कोऑपरेटिव सोसाइटी है, तो ऐसा कुछ 100% रेगुलेशन इसका नहीं है, बट जितने भी सेंट्रल बैंक्स हैं जो मेंबर्स हैं स्विफ्ट का, वो इसके फंक्शनिंग को ओवरसी करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट मोड ऑफ ट्रांसमिशन इज दैट वी हैव इज चिप्स। चिप्स क्या है? ये बेसिकली आपके यूएस में चलने वाला एक पेमेंट सेटलमेंट सिस्टम है। जैसे हमारे इंडिया में क्या पेमेंट सेटलमेंट सिस्टम्स चलते हैं, आरटीजीएस और नेफ्ट चलता है, ऐसे ही हमारे यूएस में क्या चलता है, चिप्स चलता है। चिप्स की फुल फॉर्म क्या है? क्लियरिंग हाउस इंटर बैंक पेमेंट सिस्टम। क्लियरिंग हाउस इंटर बैंक पेमेंट सिस्टम इज द फुल फॉर्म ऑफ चिप्स. It is a major payment system in the USA operating since 1970. ये मेजर पेमेंट सिस्टम है यूएसए में जो कि 1970 से ऑपरेट हो रहा है. It is a fully automated computer based messaging and net settlement payment system used by major banks for settlement of a large part of US dollar payments in the USA. यूएसए के बैंक्स के बीच में जितनी भी डॉलर पेमेंट्स हो रही हैं उसको मोस्टली कौन सेटल करता है? चिप्स सेटल करता है. आपको चिप्स में ये ध्यान रखना है, इनका सेटलमेंट सिस्टम क्या है? नेट सेटलमेंट सिस्टम है. हम इंडिया में दो मैकेनिज्म्स का इस्तेमाल करते हैं, नेफ्ट और आरटीजीएस. नेफ्ट का जो सेटलमेंट सिस्टम है वो नेट सेटलमेंट सिस्टम है. नेट सेटलमेंट सिस्टम क्या होता है? मान लीजिए आपके बैंक ए और बी है, ठीक है, उनके बीच में कुछ ट्रांजैक्शंस हैं. बैंक ए की एक ट्रांजैक्शन है जिसमें वो बैंक बी को पैसा दे रहा है 10 लाख रुपीज, तो बैंक बी के लिए प्लस हो गया, बैंक ए के लिए माइनस हो गया. दूसरी ट्रांजैक्शन है जिसमें बैंक ए के पास पैसा आ रहा है, बी के पास से जा रहा है. तो हाफ एन आवर के बैच में जितनी भी आपकी ट्रांजैक्शन होंगी उनका जो नेट बैलेंस है वो सेट ऑफ करके दोनों ए और बी की सेटलमेंट हो जाएगी. दैट इज आवर नेफ्ट सिस्टम. तो जो आपका चिप्स है वो भी आपका नेट सेटलमेंट पेमेंट सिस्टम पे ही काम करता है. कहां पे काम करता है? ये यूएसए में ऑपरेट करता है. फुल फॉर्म क्या है? क्लियरिंग हाउस इंटर बैंक पेमेंट सिस्टम. ठीक है, चिप्स वाज एस्टैब्लिश्ड बाय न्यूयॉर्क क्लियरिंग हाउस. न्यूयॉर्क क्लियरिंग हाउस ने चिप्स को एस्टैब्लिश किया था एज अ सब्स्टिट्यूट टू पेपर चेक्स. ठीक है, हम जो है आपका ऑनलाइन ही पेमेंट सेटलमेंट कर देंगे, आपको पेपर चेक्स की जरूरत नहीं है. ओवर द पीरियड चिप्स हैज ग्रोन both in volumes and growth in number of banks with a membership of 49 banks at present. तो over a period of time इसमें ट्रांजैक्शन की वॉल्यूम भी बढ़ी है और नंबर ऑफ बैंक्स पार्टिसिपेंट्स भी बढ़े हैं. मेंबरशिप अभी कितनी है? 49 बैंक्स की है. जो पार्टिसिपेटिंग बैंक्स हैं इस सिस्टम का इस्तेमाल पूरा दिन करते हैं फॉर सेंडिंग एंड रिसीविंग इलेक्ट्रॉनिक पेमेंट इंस्ट्रक्शंस which at the end of the day are netted and net payment received or paid by each bank to the clearing house. तो हर जो बैंक है, जो पार्टिसिपेंट बैंक है आपके चिप्स का, वो एक अकाउंट मेंटेन करता है क्लियरिंग हाउस के साथ. ठीक है, उसके बाद जो नेट पेमेंट सिस्टम है आपका, नेट जितना भी आपका बैलेंस आता है सारे बैंक्स के साथ कट ऑफ करके वो आपका सेटल कर दिया जाता है डेबिट या क्रेडिट के फॉर्म में. ठीक है, सो दिस इज हाउ इट वर्क्स. The system uses chip participant codes to identify the participants and UID numbers to identify the beneficiary account. यहाँ पे चिप्स में क्या कोड यूज किया जाता है? चिप पार्टिसिपेंट कोड्स. ये आपको याद रखना है, चिप पार्टिसिपेंट कोड्स. और रिसीवर या बेनिफिशियरी को आइडेंटिफाई करने के लिए यूआईडी नंबर्स का इस्तेमाल किया जाता है. स्विफ्ट में हम क्या इस्तेमाल करते हैं? यूनिक बैंक आइडेंटिफायर कोड. ठीक है, चिप्स में हम क्या इस्तेमाल करते हैं? चिप पार्टिसिपेंट कोड. The banks maintaining US dollar nostro accounts with any of the US based banks are given a specific UID number which facilitates straight through processing of their interbank payments and receipts through the system. जो ऐसे बैंक्स हैं हमने भी डिस्कस किया, नॉस्ट्रो अकाउंट मेंटेन करते हैं यूएस डॉलर में. ठीक है, किसी भी यूएस बेस्ड बैंक के साथ उनको स्पेसिफिक यूआईडी नंबर दिया जाता है जिसके थ्रू उनकी ट्रांजैक्शंस डॉलर में जो है प्रोसेस की जाती है. चिप्स जो है सिर्फ न्यूयॉर्क में ही ऑपरेटिव है और मेनली फॉरेन एक्सचेंज इंटर बैंक सेटलमेंट्स के लिए इस्तेमाल इसको किया जाता है. ठीक है, आई होप यू आर क्लियर ऑन कि चिप्स क्या है. ये एक इलेक्ट्रॉनिक मोड ऑफ ट्रांसमिशन है, न्यूयॉर्क में इसका इस्तेमाल किया जाता है, नेट सेटलमेंट सिस्टम पे ये काम करता है. एस्टैब्लिश किसने किया है? न्यूयॉर्क क्लियरिंग हाउस ने एस्टैब्लिश किया है. सिस्टम क्या करता है? चिप पार्टिसिपेंट कोड का इस्तेमाल करता है. जो आपके नॉस्ट्रो अकाउंट्स है यूएस डॉलर के, उसमें भी चिप्स का इस्तेमाल होता है. और बेनिफिशियरी को आइडेंटिफाई करने के लिए यहां पर एक यूआईडी नंबर का यूज किया जाता है. नेक्स्ट वी हैव इज फेडवायर. फेडवायर भी एक ऐसा सेटलमेंट सिस्टम है जो कहां इस्तेमाल होता है? आपका यूएस में ही इस्तेमाल होता है.
अब देखते हैं फेड वायर कहाँ पे यूज होता है। ठीक है, चिप्स भी हमारा यूएस का है, फेड वायर भी यूएस का है। दिस इज अनदर यूएस पेमेंट सिस्टम ऑपरेटेड बाय द फेडरल रिजर्व बैंक। तो यूएस का जो सेंट्रल बैंक है वो इस सिस्टम को ऑपरेट करता है, ऑपरेटेड ऑल ओवर द यूएस स्टेट सिंस 1918 एंड हैंडल्स द मेजॉरिटी ऑफ डोमेस्टिक पेमेंट्स। ये बहुत सारी डोमेस्टिक पेमेंट्स को जो है हैंडल करता है फेड वायर। इट इज एन ऑटोमेटेड कंप्यूटर बेस्ड मैसेजिंग एंड पेमेंट सिस्टम वर्किंग ऑन ग्रॉस सेटलमेंट बेसिस। ये किस पे काम करता है? ग्रॉस सेटलमेंट बेसिस पे काम करता है। ग्रॉस सेटलमेंट क्या होता है? मान लीजिए ए और बी बैंक हैं, ठीक है, उनकी आपस में कोई ट्रांजैक्शन है, उनकी फर्स्ट ट्रांजैक्शन हुई जहां पे ए के पास 10 लाख रुपए आ रहे हैं बैंक बी से, फिर हुई 10 लाख ए को पेमेंट करनी है बैंक बी को। तो ये जो सिस्टम है ये एक एक ट्रांजैक्शन को ग्रॉसली सेटल करेगा। हर ट्रांजैक्शन का जितना भी बैलेंस है वो इस बैंक के पास भेजेगा और जो इसका बैलेंस है वो इससे डिडक्ट कर लेगा। तो इस तरीके से एक एक ट्रांजैक्शन जो है सेटल होती है। चिप्स में हमने क्या देखा था? इसका ओवरऑल बैलेंस निकालेगा, जीरो हो गया, इसका भी जीरो हो गया, तो इस तरीके से जो है सेटलमेंट होती है, नेट बेसिस पे सेटलमेंट होती है। फेड वायर में हमारी ग्रॉस सेटलमेंट होती है, ये आपको याद रखना है। All US banks maintain accounts with the Federal Reserve Bank and are allotted an ABA numbers to identify the senders and receiver of payments. तो हमारे जितने भी यूएस के बैंक्स हैं वो फेडरल रिजर्व बैंक के साथ अकाउंट मेंटेन करते हैं। किस लिए करते हैं? क्योंकि पेमेंट का सेटलमेंट जो है आपका क्लियरिंग हाउस फेडरल रिजर्व बैंक के साथ आपने जो अकाउंट मेंटेन किया उसके थ्रू ही करेगा, और इसमें हर बैंक को एक एबीए नंबर अलॉट होता है। फेड वायर में कौन सा नंबर है? एबीए नंबर। चिप्स में कौन सा है? पार्टिसिपेटिंग बैंक्स नंबर। स्विफ्ट में क्या था हमारा? बीआईसी नंबर। ठीक है, एज कंपेयर टू चिप्स दिस इज अ लार्ज सिस्टम। चिप्स से कंपेयर करें तो एक लार्जर सिस्टम है with over 9,000 participants and handles a large number of payments across USA, covering interbank transfers out of New York, local borrowings and lending, commercial payments, and also some securities transactions related to payments for domestic transactions. ठीक है, तो चिप्स के मुकाबले में जो फेड वायर है ये न्यूयॉर्क का, यूएस का एक बिगर सिस्टम है। ठीक है, चिप्स देख लिया हमने, फेड वायर देख लिया, स्विफ्ट देख लिया। लेट्स सी नेक्स्ट हमारा इलेक्ट्रॉनिक मोड ऑफ ट्रांसमिशन क्या है। नेक्स्ट इज चैप्स। ये हमारा क्या सिस्टम है? ये ब्रिटिश इक्विवेलेंट ऑफ चिप्स है। चिप्स क्या है? जो न्यूयॉर्क यूएसए में काम करता है। चैप्स जो है ये ब्रिटिश इक्विवेलेंट सिस्टम है चिप्स का। इसका फुल फॉर्म क्या है? क्लियरिंग हाउस ऑटोमेटेड पेमेंट सिस्टम। चैप्स का फुल फॉर्म है क्लियरिंग हाउस ऑटोमेटेड पेमेंट सिस्टम, हैंडलिंग रिसीट्स एंड पेमेंट्स इन लंदन। ये लंदन में रिसीट्स और पेमेंट्स को हैंडल करता है। ये सेम प्रिंसिपल पे काम करता है चिप्स के। चिप्स किस पे काम करता है? नेट सेटलमेंट पे काम करता है। ये हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, याद रखना है आपको। चिप्स और चैप्स दोनों नेट पेमेंट सेटलमेंट पे काम करते हैं। फेड वायर ग्रॉस सेटलमेंट पे काम करता है। चैप्स जो है लार्ज नंबर ऑफ जो यूके बैंक्स हैं इस्तेमाल करते हैं, with about 20 member banks and over 4,500 indirect members using the system through some large bank. ठीक है, 20 तो मेंबर बैंक्स हैं और बैंक्स इनडायरेक्टली किसी कॉरेस्पॉन्डेंट बैंक के थ्रू चैप्स के नेटवर्क का इस्तेमाल करते हैं फॉर इलेक्ट्रॉनिकली ट्रांसमिटिंग फंड्स। ठीक है, नेक्स्ट वी हैव इज टारगेट। टारगेट क्या है? इसकी फुल फॉर्म क्या है? ट्रांस यूरोपियन ऑटोमेटेड रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट एक्सप्रेस ट्रांसफर सिस्टम। फुल फॉर्म देख लो अच्छे से, ट्रांस यूरोपियन ऑटोमेटेड रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट। रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट हमारे आरटीजीएस का फुल फॉर्म क्या है? रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट ही है। तो ये आरटीजीएस वाले मैकेनिज्म पे काम करता है। कहने का मतलब क्या है? ग्रॉस सेटलमेंट होती है, एक एक ट्रांजैक्शन की सेटलमेंट होती है सबसे पहले तो। ठीक है, नेट सेटलमेंट नहीं है। रियल टाइम मतलब तुरंत क्विक ट्रांसफर होता है जैसे हमारे आरटीजीएस में होता है। ये क्या सिस्टम है? ये एक यूरो पेमेंट सिस्टम है। ठीक है, अभी का जो सिस्टम है ये अपडेट हो गया है, टारगेट की बजाय हमारा टारगेट 2 आ गया है। द यूज ऑफ टारगेट 2 इज मैंडेटरी फॉर द सेटलमेंट ऑफ एनी यूरो ऑपरेशंस इन्वॉल्विंग द यूरो सिस्टम। ठीक है, यूरो सिस्टम क्या है? जिसमें काफी सारे यूरोपियन हमारे जो नेशंस हैं उन्होंने मिला के एक यूरो सिस्टम बनाया है। यूरो सिस्टम में जितने भी कंट्रीज हैं उनके जितने यूरो ऑपरेशंस हैं उसकी सेटलमेंट के लिए टारगेट 2 मैंडेटरी है। ठीक है, तो यूरो सिस्टम कंसिस्ट ऑफ यूरोपियन सेंट्रल बैंक। उसमें क्या क्या आता है? यूरोपियन सेंट्रल बैंक
and national central banks of the European Union member countries that are part of the Eurozone. तो यूरो सिस्टम में क्या क्या आता है आपका, यूरोपियन सेंट्रल बैंक ईसीबी, और जितने भी सेंट्रल बैंक्स हैं आपके बाकी यूरोपियन यूनियन के मेंबर कंट्रीज के, वो भी इसका पार्ट है। उनको कोई भी यूरो में ट्रांजैक्शन करनी है वो किसके थ्रू होगी, अपने टारगेट 2 के थ्रू होगी। ठीक है, तो ये यूरो सेटलमेंट के लिए हम इस्तेमाल करते हैं। पार्टिसिपेशन इन टारगेट 2 इज मैंडेटरी फॉर न्यू मेंबर्स ज्वाइनिंग द यूरोजोन। कोई नए मेंबर्स हैं जो यूरोजोन को ज्वाइन कर रहे हैं, उनके लिए टारगेट 2 का मेंबर होना मैंडेटरी है। ठीक है, तभी आप यूरोजोन में ट्रांजैक्शंस कर सकते हो यूरो की करेंसी में। ठीक है, अब नेक्स्ट क्या है, हमारे यूरो में और 2 सिस्टम है जो एग्जिस्ट करते हैं, एक है आरटीजीएस प्लस और दूसरा क्या है, ईबीए। These are other Euro clearing systems with RTGS Plus being a German hybrid clearing system. ये हमारे और additional Euro clearing systems हैं जिसमें RTGS Plus जो है एक German hybrid clearing system है and it is operating as a European oriented real time gross settlement payment system. ये भी RTGS real time gross settlement system पे ही काम करता है, याद रखना है। चिप्स और चैप्स करते हैं नेट पे, फेड वायर करता है रियल टाइम पे। आरटीजीएस प्लस के 90 से ज्यादा पार्टिसिपेंट्स हैं। ठीक है, उसके अलावा हमारे और क्या सिस्टम्स हैं, द ईबीए यूरो 1 विद द मेंबरशिप ऑफ 53 शेयर होल्डर बैंक्स in all EU member countries works as a netting system with focus on cross border euro payments. फिर हमारा है EBA यूरो 1 यूरोपियन बैंकिंग एसोसिएशन यूरो 1 जिसके मेंबर हैं 53 शेयर होल्डर बैंक्स। ये आपके नेट सेटलमेंट पे काम करता है, जो भी आपकी क्रॉस बॉर्डर यूरो पेमेंट्स है। जो आपकी रिटेल पेमेंट्स है उसके लिए एक और सिस्टम है, यूरोप में काफी सारे सिस्टम्स बने हुए हैं, कॉल स्टेप 1। स्टेप 1 आपकी रिटेल पेमेंट्स को प्रोसेस करता है। ठीक है, ऑन एन एवरेज ये कितनी 20,000 ट्रांजैक्शंस करता है विद अ टोटल वैल्यू ऑफ मोर देन 1 बिलियन यूरो ऑन डेली बेसिस। देन वी हैव इज स्टेप 2। स्टेप 1 किसके लिए है, रिटेल पेमेंट्स के लिए है। ईबीए यूरो 1 किसके लिए है, नेटिंग सिस्टम है जो कि क्रॉस बॉर्डर यूरो पेमेंट्स में काम आता है। स्टेप 2 क्या है, ये भी EU जोन में इस्तेमाल होता है, which facilitates straight through processing to member banks using industry standards. Straight through processing क्या होता है, बेसिकली ये आपकी ऑटोमेटिक प्रोसेसिंग होती हैं जिसमें किसी बैंक को मैन्युअली उसे इनिशिएट नहीं करना पड़ता। ठीक है, स्टेप 2 इज अ पैन यूरोपियन ऑटोमेटेड क्लियरिंग हाउस फॉर रिटेल पेमेंट्स इन यूरोप। ठीक है, ये पैन यूरोपियन पूरे यूरोप में जो है ऑटोमेटेड क्लियरिंग हाउस है रिटेल पेमेंट्स जो आप यूरो में कर रहे हो। ठीक है, सो हमने स्टेप 1 पढ़ लिया, स्टेप 2 पढ़ लिया, ईबीए यूरो 1 एंड टारगेट एंड आरटीजीएस प्लस, इनके काफी सारे जो है मोड्स ऑफ पेमेंट के सिस्टम है, क्लियरिंग हाउस के सिस्टम है। सो दिस इज हाउ इट वर्क्स इन यूरोप। नेक्स्ट वी हैव इज आरटीजीएस एंड नेफ्ट, जो हमारे इंडिया में सिस्टम्स हैं, काम करते हैं, जो हमारे रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के पेमेंट क्लियरिंग सिस्टम्स हैं। उसके बारे में ऑलरेडी आपको पता ही है, बट विल स्टिल हैव अ लुक क्या है ये सिस्टम्स। Reserve Bank of India has implemented real-time gross settlement system for banks in India, where banks can remit funds to other banks through this system. RTGS का पर्पस क्या है, जो इंडियन बैंक्स हैं वो दूसरे बैंक्स को जो है फंड्स रेमिट कर सकते हैं इस सिस्टम की हेल्प से। RTGS सिस्टम इज मैनेज्ड बाय IDBRT। IDBRT हैदराबाद जो है उसने RTGS सिस्टम को डेवलप किया था। बेसिकली सारे बैंक्स को सेंट्रल सर्वर से कनेक्ट करता है। हमारे जितने भी बैंक्स हैं वो आरबीआई के साथ अपना एक जो है क्लियरिंग हाउस के लिए एक अकाउंट मेंटेन करते हैं, जिसको हम ईच बैंक मेंटेन्स अ पूल अकाउंट विद आरबीआई, जिसको हम पूल अकाउंट कहते हैं, जिसमें उनके जो फंड्स हैं इनफ्लो और आउटफ्लो डिसाइड होते हैं। जितने भी चेक्स आप लगाते हो वो सारे इनफ्लो और आउटफ्लो आपके इससे डिसाइड होते हैं, या जो भी आप आरटीजीएस डायरेक्ट ऑनलाइन पेमेंट कर रहे हो, नॉट द चेक्स, एक्चुअली इट इज अबाउट द ऑनलाइन पेमेंट्स। चेक के लिए आपका अलग क्लियरिंग सिस्टम है। जो भी आप ऐप से ऑनलाइन पेमेंट कर रहे हो या ब्रांच से आरटीजीएस नेफ्ट में पेमेंट करा रहे हो, उसकी ट्रांजैक्शन जो आप आरबीआई के साथ पूल अकाउंट मेंटेन करते हो उसके थ्रू जो है की जाती है। ठीक है, द बैंक हैज टू मॉनिटर द बैलेंसेस इन द अकाउंट थ्रू आउट द डे so as to keep it sufficiently funded to take care of outward remittances. अब एसबीआई ने अपना जो पूल अकाउंट आरबीआई के साथ मेंटेन किया, उसे इनफ उसमें पैसा रखना है, क्योंकि उसके आउटवर्ड रेमिटेंसेस होंगे जो उसको दूसरे बैंक्स को पैसा देना है, और इनवर्ड रेमिटेंसेस भी होंगे तो उसको आपको सफिशिएंटली फंडेड रखना है। कस्टमर अगर आरटीजीएस से रेमिटेंस करना चाहे तो मिनिमम अमाउंट आरटीजीएस के लिए कितना है, 2 लाख रुपीज। ठीक है, बेनिफिशियरी बैंक जो है बेनिफिशियरी का अकाउंट फॉर एन आरटीजीएस ट्रांजैक्शन विद इन 30 मिनट्स जो है ट्रांसफर कर देता है। ठीक है, दिस इज अबाउट आर आरटीजीएस।
नेक्स्ट वी हैव इज नेफ्ट. नेफ्ट भी हमें पता है, हम इसका रोज ही इस्तेमाल करते हैं. दिस इज अनदर फंड्स ट्रांसफर फैसिलिटी फॉर बैंक्स इन इंडिया. ये अनदर फंड्स ट्रांसफर फैसिलिटी है फॉर बैंक्स इन इंडिया विच रन्स ऑन अ बैच प्रोसेस मेथड. ये बैच प्रोसेस मेथड पे चलती है, नेट पेमेंट पे चलती है. हर बैच में कुछ 4-5 ट्रांजैक्शंस को एक साथ नेट ऑफ करके जो है सेटल किया जाता है. दिस सिस्टम इज यूज्ड फॉर स्मॉल रेमिटेंसेस बाय कस्टमर्स from an account with one bank to another account in another bank. The funds adjustment for NEFT is also done through the pool accounts maintained by individual banks. जो आपके individual banks pool account maintain करते हैं आपके RBI के साथ, उसी के थ्रू ही NEFT की भी funds की जो है transaction process की जाती है. की फीचर्स क्या है आपके नेफ्ट के? नेट बेसिस सेटलमेंट एट आवरली बेसिस ऑन ऑल वर्किंग डेज. अब इसको जो है नेट बेसिस हमने हाफ आवर बेसिस पे आरबीआई ने मूव कर दिया है. 24/7 ये काम करता है. ठीक है, नॉर्मल बैंकिंग आवर्स में तो आप बैंक से जाके करा ही सकते हो. उसके अलावा भी आप नेफ्ट में 24/7 ट्रांजैक्शन करते हो. अगर आप बैंकिंग आवर्स के जो बाहर ट्रांजैक्शन करते हो तो वो स्ट्रेट थ्रू प्रोसेसिंग सिस्टम के थ्रू होता है, जिसमें मैन्युअली आपको इसे इनिशिएट करने की जरूरत नहीं होती. बैक एंड से ही आपकी ट्रांजैक्शन हो जाती है. ठीक है, सो आई होप यू आर क्लियर कि हमारे क्या क्या इलेक्ट्रॉनिक मोड्स ऑफ ट्रांसमिशन है. स्विफ्ट है जो कि एक फाइनेंशियल मैसेजिंग सर्विस है. जब हमारी दो बैंक्स किसी डिफरेंट इकोनॉमीज में कोई भी ट्रांजैक्शन करना चाहते हैं तो एक फाइनेंशियल मैसेजिंग सर्विसेज है. उसके बाद हमने देखा है चैप्स जो यूएस और लंदन में चलने वाले सेटलमेंट सिस्टम्स हैं. देन वी हैव फेडवायर आल्सो जो भी आपका यूएस में ही चलता है. फिर हमने यूरो के जो है सिस्टम्स देखे हैं, टारगेट, आरटीजीएस प्लस, एंड देन वी हैव आल्सो सीन आरटीजीएस और नेफ्ट जो आपके इंडियन सिस्टम्स हैं इलेक्ट्रॉनिक मोड्स ऑफ ट्रांसमिशन के लिए. ठीक है, आई होप यू आर क्लियर ऑन ऑल ऑफ दीज थिंग्स. आपके कोई भी डाउट्स और कंसर्न्स नहीं है. नाउ लेट्स हैव अ लुक एट सम ऑफ द क्वेश्चंस ऑन द टॉपिक्स दैट वी हैव डिस्कस्ड. सबसे पहला क्वेश्चन है, डैश बैंकिंग एलिमिनेट्स द नीड टू हैव अ ग्लोबल नेटवर्क ऑफ ब्रांचेस. कौन सी बैंकिंग से हमें ग्लोबल नेटवर्क ऑफ ब्रांचेस मेंटेन करने की जरूरत नहीं है? काफी सिंपल है हमारे लिए क्वेश्चन. इसका आंसर क्या होगा? कॉरेस्पॉन्डेंट बैंकिंग. कॉरेस्पॉन्डेंट बैंकिंग की हेल्प से हम जो है ग्लोबल नेटवर्क ऑफ ब्रांचेस को एलिमिनेट कर सकते हैं. फॉर यूजिंग डैश सर्विसेज इट इज अ मस्ट टू हैव एन अकाउंट रिलेशनशिप विद द कॉरेस्पॉन्डेंट बैंक. हमने क्या देखा था? कॉरेस्पॉन्डेंट बैंक के साथ आप अकाउंट रिलेशनशिप भी रख सकते हो, नॉन अकाउंट रिलेशनशिप भी रख सकते हो. तो कौन सी सर्विसेज के लिए आपको अकाउंट रिलेशनशिप ही रखना पड़ेगा? तो अगर आपकी कोई पेमेंट सर्विसेज है, कलेक्शन सर्विसेज हैं, उसके लिए आपको अकाउंट बेस्ड रिलेशनशिप ही जरूरी है कि आपका होना चाहिए. आपका एक अकाउंट जो है कॉरेस्पॉन्डेंट बैंक के साथ होना चाहिए. डैश अकाउंट मीन्स योर अकाउंट विद अस. योर अकाउंट विद अस की मतलब अमेरिकन एक्सप्रेस का बैंक अकाउंट अपने एसबीआई के साथ है तो वो क्या होता है? वॉस्ट्रो अकाउंट होता है. ठीक है, नेक्स्ट इज मिरर अकाउंट इज द शैडो अकाउंट ऑफ डैश अकाउंट. मिरर अकाउंट कौन से अकाउंट की शैडो अकाउंट की तरह काम करता है? हमारी बैलेंस शीट में. तो इसका आंसर क्या है? नॉस्ट्रो अकाउंट. तो नॉस्ट्रो अकाउंट की जितनी भी ट्रांजैक्शंस हैं हम मिरर अकाउंट में आईएनआर और यूएसडी दोनों में लिखते हैं, तो एक तरीके से शैडो अकाउंट की तरह काम करता है. ऑथेंटिकेशन ऑफ फाइनेंशियल मैसेजेस इन स्विफ्ट इज बेस्ड ऑन एक्सचेंज ऑफ. स्विफ्ट में कौन से कोड का हम इस्तेमाल करते हैं ऑथेंटिकेशन मेंटेन करने के लिए? फाइनेंशियल मैसेजेस की हम क्या इस्तेमाल करते हैं? बीआईसी कोड का. ठीक है, ये हमने पढ़ा था कौन से कोड का इस्तेमाल करते हैं. नेक्स्ट वी हैव इज चैप्स इज द ब्रिटिश इक्विवेलेंट ऑफ डैश इन द यूएसए. चैप्स यूएसए में कौन से सिस्टम का ब्रिटिश इक्विवेलेंट है? चिप्स का ब्रिटिश इक्विवेलेंट है. चिप्स और चैप्स दोनों नेट सेटलमेंट सिस्टम पे काम करते हैं. चैप्स जो है वो यूएसए का जो चिप्स है उसी के जैसा ही सिमिलरली काम करता है. आरटीजीएस ऑफ द यूरोजोन इज कॉल्ड. यूरोजोन के आरटीजीएस को सिस्टम को हम क्या बोलते हैं? टारगेट. इसमें आपका जो है ग्रॉस सेटलमेंट ही होता है. सो दिस इज टारगेट जो आपके यूरोजोन में काम करता है. नेफ्ट इज यूज्ड फॉर डैश ऑफ फंड्स इन इंडिया. नेफ्ट किसके लिए हम इस्तेमाल करते हैं? फॉर ट्रांसफर ऑफ फंड्स या रेमिटेंस ऑफ फंड्स इन इंडिया. ठीक है, सो दीज आर द क्वेश्चंस जो हमने कर लिए हैं, जिससे हमारी क्लैरिटी आ गई है कि अभी तक जो हमने चीजें समझी हैं, आर वी क्लियर ऑन दैट और नॉट. ठीक है, So I hope you were able to understand these questions. इन questions के answers जो है मैंने आपको next slide में दे दिए हैं. ठीक है, so we'll see you
in the next class with the next topic. So one important piece of information for all the people who are attending our YouTube classes, I want to tell you कि हमारे CAIIB के बैचेस भी चल रहे हैं जिसमें हम आपको और ज्यादा कॉम्प्रिहेंसिवली पढ़ाते हैं और आपको बहुत सारे क्वेश्चन जो है वहां पे सॉल्व करने के लिए मिलते हैं। हम यूट्यूब पे भी आपको पढ़ा रहे हैं, अगर आपको यूट्यूब से समझ आ रहा है वेल एंड गुड, बट आपको जो एक फायदा हो जाएगा हमारे बैचेस लेके वो क्या होगा, आपको सारे रिसोर्सेज जो है बंडल एक जगह पे जो है कंबाइन मिल जाएंगे। आपको सारी चीजें ढूंढने की जरूरत नहीं है। अगर आप ये मेहनत कर सकते हो तो यूट्यूब पे कर लो, हमें कोई दिक्कत नहीं है। और अगर आप ये चाहते हो आपको कुछ और क्वेश्चंस भी चाहिए, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस चाहिए, आपको सैंपल पेपर चाहिए, मॉड्यूल वाइज क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने हैं और फुल लेंथ मॉक टेस्ट भी ट्राई करने हैं, उसके लिए आप हमारा कोर्स ले सकते हो। तो हमारे फुल बैच भी है CIB का जिसमें आप सारे सब्जेक्ट्स पढ़ सकते हो। उसके अलावा हमारे स्पेसिफिक सब्जेक्ट के भी बैचेस हैं, जैसे BFM का मास्टरी बैच मैं लेती हूँ आपका पेड कोर्स में, आप उसको परचेज कर सकते हो। ठीक है, उसके लिए आप हमारी गाइडली की ऐप को इंस्टॉल कर लो, आपको वहां पे अपने हमारे सारे कोर्सेज का इंफॉर्मेशन मिल जाएगा। ठीक है, उसको आप वहां से देख सकते हो। आज के सेशन की PDF के लिए टेलीग्राम चैनल पे हमें ज्वाइन कर लो। एंड इफ यू आर लाइकिंग आवर वीडियोस और आप चाहते हो आपको सारी नोटिफिकेशंस मिलते रहे आने वाली क्लासेस की, डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू आवर चैनल। ठीक है, थैंक यू सो मच एवरीवन फॉर अटेंडिंग द क्लास एंड डू शेयर योर फीडबैक विद अस। आपको क्लासेस कैसी लग रही हैं, आपको चीजें समझ आ रही हैं कि नहीं, या कोई भी और फीडबैक है आप हमारे साथ शेयर कर सकते हो।